हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बाबर के बारे में। तो इसमें हम यही देखेंगे कि मुगल सत्ता कैसे स्थापित होती है यहाँ पे, और फिर इसमें टोटल चीज़ें भी देखेंगे। बाबर द्वारा जो युद्ध लड़ा गया था वो भी देखेंगे, और फिर इब्राहिम लोदी कैसे हार जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे समझिए सत्ता स्थापित होने वाला था। समझिए कि राणा सांगा इब्राहिम लोदी से एक बार युद्ध कर चुका था, जिसमें कि राणा सांगा को भी बहुत घाव लगा था। उसमें देखेंगे एक हाथ पैर उसका चला जाता है। फिर मतलब इब्राहिम लोदी को भी बहुत क्षति पहुंचती है। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि पावर जो था तो ये राजपूत टेक ओवर कर लेते, लेकिन फिर वहाँ पे इब्राहिम लोदी से बहुत परेशान होकर और जितने भी इसके सूबेदार थे, गवर्नर समझिए, वो फिर बाबर को वहाँ पे आमंत्रित करते हैं, और बाबर वहाँ पे सक्सेस नहीं हो रहा था। इस वजह से देखेंगे कि यहाँ पे आता है इंडिया में। तो यही हम देखेंगे इसमें कि कैसे कैसे इन्वेड करता है और क्या रीजन बनते हैं फिर इन्वेड करने का, और कैसे उसका समरकंद से वहाँ से जीतने को छोड़ के यहाँ पे आता है। तो यही मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो टोटल इसमें पूरी चीज़ आपको, जितना इनके द्वारा युद्ध लड़ा गया था ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो बस आप इसको सीक्वेंस में देखते हैं। तो बाबर का पूरा नाम आपको देखने को मिलेगा, जहरुद्दीन बाबर था इसका नाम। और ये फिर देखेंगे कि उमर शेख जो मिर्जा थे इनका पुत्र था बाबर। और फिर ये फरगाना देखेंगे, वहाँ पे इनको जागीर मिली रहती है। इसके जो पिता रहते हैं उसको जागीर मिली रहती है, और वहीं पे शासक ये रहते हैं छोटे से इलाकों में। और ये उज्बेकों से बहुत मतलब इनको डर था। समझिए उज्बेकों के डर से ही फिर ये अफगानिस्तान वाले इलाकों में भागता है, और वहीं पे जीत के, समझिए चाचा के पास जीत के, फिर वहाँ पे अपना ताजपोशी करा के फिर देखेंगे इंडिया तरफ बढ़ेगा। लेकिन उस साइड आप देखेंगे जैसे कि मोहम्मद गोरी था, तो उस टाइम अब्बासी थे तो वो नहीं जीत पा रहा था, नहीं सक्सेस हो पा रहा था। वैसे ही बाबर का पूरी तरह से सेम यहाँ पे लाइफ था। जैसे उधर गोरी नहीं जीत पा रहा था, वैसे ही ये भी नहीं उज्बेकों से जीत पा रहा था उधर वाले इलाकों में देखेंगे, मिडिल ईस्ट वाले में। तो फिर ये इधर बढ़ते हैं, मतलब ये इंडिया तरफ बढ़ता है, और इधर तुरंत ही सक्सेस मिल जाता है इसको। तो ये कहानी रहती है समझिए। तो बाबर की बहुत कम उम्र में इनको देखेंगे कि मिल जाती है, फरगाना की जागीर मिल जाती है। उमर शेख मिर्जा जो इसके पिता रहते हैं तो उसकी मृत्यु होते ही मिल जाती है। और फिर यहाँ पे देखेंगे उज्बेकों से नहीं जीतने के बाद फिर यहाँ पे इंडिया में देखेंगे सबसे पहला आक्रमण 1519 में होता है, जो कि यूसुफजाई जो जनजाति रहती है उसके खिलाफ रहता है। और इसमें इसको सफलता भी मिलती है, और बहुत इजी वे में सफलता मिलती है। बार बार तो असफल हुआ रहता है, बाद में देखेंगे कि असफल होने के कारण ये गांव में जाके बस जाता है। वहाँ पे फिर तैमूर जो रहता है, तो इनका एक फैमिली का भी मैटर रहता है। तो ये देखेंगे मंगोल जब रहते हैं तो मंगोल टूटते हैं, तो फिर यहाँ पे तैमूरी राजवंश आते हैं। और तैमूरी राज में फिर देखते हैं कि तैमूर लग्न जो रहता है तो वो दिल्ली पे आक्रमण भी करता है, और इसी का डिसेंडेंट ये लोग रहते हैं। समझिए इन्हीं के वंश के रहते हैं। तो ये माता साइड से तो देखेंगे कि ये रहते हैं मंगोलों तरफ से, और पिता साइड से ये देखेंगे तो मतलब जो मुगल रहते हैं तो ये रहते हैं तैमूर तरफ से। और तैमूर तरफ से रहते हैं तो इनको गर्व महसूस होता है, लेकिन माता तरफ से अगर मंगोलों से जोड़ा जाता है तो ये गर्व महसूस वहाँ पे नहीं करते हैं, क्योंकि जो चंगेज खां रहता है तो वो बहुत सारी मृत्यु कराया रहता है, बहुत कत्लेआम कराया रहता है। कत्लेआम तो ये भी तैमूर भी कराया रहता है, लेकिन इसने दिल्ली पर अधिकार जो किया था तो ये अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस करते थे जो मुगल होते थे। तो ये तैमूर तरफ से कहलाना बहुत अपने आप को गर्व महसूस करते थे। तो फिर ये इंडिया में आता है, और यहाँ पे इब्राहिम लोदी रहता है, और इसका देखेंगे चाचा रहता है आगम खां। ये गवर्नर रहता है दौलत खां लोदी, इसके द्वारा इसको आमंत्रित किया जाता है, और फिर ये आता है यहाँ पे समझिए। लेकिन इनके आमंत्रित करने से अब ये था कि देखेंगे इब्राहिम लोदी के शासनकाल में तो ये बहुत ज़्यादा जो अमीर थे उनको परेशान कर रहा था। तो इस वजह से अमीर भी और गवर्नर भी और साथ जितने भी समझिए कि उत्तम थे उनको हटा के दूसरे को बैठाना है इस पे। तो सभी परेशान हो चुके थे इब्राहिम लोदी से, और यही फिर आमंत्रित करते हैं दौलत खां लोदी। ये पंजाब का गवर्नर रहता है, और इसका चाचा आगम खां रहता है, ये भी वहाँ पे आमंत्रित करता है बाबर को। लेकिन बाबर को समझिए कि आमंत्रित करता है तो ये आना नहीं चाहता है बाबर। लेकिन फिर राणा सांगा को देखेंगे तो ये मेवाड़ में राणा सांगा जब बोलते हैं राजपूत शासक कि आओ यहाँ पे मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और यही राणा सांगा जो है जो मदद नहीं करते हैं तो बाद में देखेंगे कि इनसे भी युद्ध होगा। तो वो हम देखेंगे आगे। तो युद्ध का सीक्वेंस देखेंगे और बाबर के सक्सेस का कारण भी हम देखेंगे। तो इसमें पहला युद्ध आपको देखने को मिलेगा 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जो कि आप बार बार बहुत बार नाम सुने होंगे पानीपत के प्रथम युद्ध का। तो फिर इसी में इब्राहिम लोदी जो दिल्ली का अंतिम शासक रहता है और बाबर के बीच में होता है, और इसी में तुल्लुगमा जो युद्ध पद्धति होती है इसका बाबर उपयोग करता है। तो फिर देखेंगे इब्राहिम लोदी हार जाता है, और इब्राहिम लोदी 2 घंटे में ही दिल्ली की जो सेना रहती है वो हार जाती है। देखेंगे बाबर के सैनिक जो रहते हैं वो सीधे टारगेट करते हैं राजा को। राजा को वहाँ पे घेरा जाता है,
तो राजा वहाँ पे देखेंगे पालकी में बैठा रहता है, हाथी के ऊपर पालकी में, और ये लोग घेरते हैं वहाँ पे, जैसे मार के गिराते हैं, अफरा तफरी मचती है और पूरी तरह से सभी सेना को वहाँ पे मार दिया जाता है। तो यहाँ पे युद्ध मतलब 2 घंटे में ही हार जाता है इब्राहिम लोदी। तो अब था क्या यहाँ पे कि जो देखेंगे तुर्की और फिर ये अरबी आए थे यहाँ पे, कैसे जीते थे, तो घोड़े के वजह से जीते थे, फास्ट सेना थी। लेकिन यहाँ पे आते हैं तो इंडिया के माहौल में ढल जाते हैं समझिए, क्योंकि यहाँ पे हाथी और स्लो सेना थी। वैसे ही ये भी हाथी बहुत भर लेते हैं अपने सैनिक में, और फिर वही चीज़ें होती हैं। बाबर अपना फिर तेज सैनिक लेके तुलुगमा युद्ध पद्धति यही होती है समझिए, कि जो आगे तरफ होते हैं तो ये बैलगाड़ी वगैरह लगा देते हैं, जानवरों को रखते हैं, पीछे सैनिक रहती है तीरंदाजी वाली सैनिक, वो सीधे मतलब बीच से रास्ता दिया जाता है, आगे निकलते हैं और तीर बरसा के फिर वहाँ से देखेंगे, फिर आके भीतर चले जाते हैं, वही रहती है। और 2 सेना साइड से भी वहाँ पे फैला दी जाती है, और तीनों एक साथ अटैक करते थे, तब जाके मतलब तुरंत ही कोई भी सेना संभाल नहीं पाती थी वहाँ पे, कितनी भी बड़ी सेना हो। लेकिन ऐसा नहीं है, बाबर को भी क्षति पहुंची थी, बाबर की भी आधा ही जो सैनिक थी वो उसकी मृत्यु हो चुकी थी जब राणा सांगा से युद्ध होता है। तो मतलब इसके सैनिक तैयार नहीं थे वहाँ पे देखेंगे, तो ये होता है सैनिक तैयार नहीं रहते हैं इसके पूरी तरह से, क्योंकि राणा सांगा अब युद्ध किया रहता है इब्राहिम लोदी से उस टाइम, और बाबर को मतलब डर भी रहता है कि राजपूत से जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि राणा सांगा देखेंगे युद्ध लड़ते लड़ते वहाँ पे एक हाथ एक पैर भी चला जाता है युद्ध में देखेंगे, लेकिन नहीं वो हटता है। फिर उसके जो सरदार रहते हैं वो खींच के कैसे भी ले जाते हैं वहाँ से, उसको हटाया जाता है, क्योंकि सरदार समझते हैं कि हमें भी मरवाएगा वहाँ पे। तो युद्ध होता है तो वहाँ पे, और बाद में इनको धीरे धीरे जहर दे के मार दिया जाता है राणा सांगा को, क्योंकि ये युद्ध बैटल से हटते ही नहीं थे। तो काफ़ी राजपूत वीर थे वहाँ पे, तो नहीं हटते थे। तो फिर यहाँ पे अब जीतने के लिए क्या करता है बाबर, जो सेकेंड युद्ध रहता है, तो सेकेंड युद्ध जीतने के लिए बाबर खानवा का युद्ध देखेंगे, जीतने के लिए ये करता है कि यहाँ पे जिहाद का नारा देता है, जितनी भी शराब होती हैं उसको बंद करता है, खुद भी पीना बंद करता है। ये बहुत मतलब नशा करते थे, ये भी करता था, हुमायूं साथ में नशा करते थे, ये नशा भी बंद करता है, जिहाद का नारा देता है, और खम्स के तहत बोलता है सारी जो संपत्ति होगी बंटवा दी जाएगी। तो इब्राहिम लोदी से जीतता है, उसी टाइम देखेंगे इतना संपत्ति बांटता है कि फिर उसको कलंदर की उपाधि दी जाती है बहुत संपत्ति बांटने के कारण। तो फिर ये असली जो बैटल होने वाला था तो ये राजपूतों से होने वाला था, इसी वजह से ये फिर यहाँ पे जिहाद का नारा देता है और बहुत मोटिवेट करता है, शराब वगैरह सब खुद त्याग देता है, आके एक उग्र भाषण देता है मतलब सैनिकों के पास। और फिर यहाँ पे युद्ध होती है, और युद्ध में मरते मरते बचता है, लेकिन कैसे भी जीत जाता है। बाद में राणा सांगा को लेके चला जाया जाता है, तो फिर ये युद्ध जीता जाता है यहाँ पे। और खानवा के युद्ध का ये भी कारण जो मैंने आपको बताया, इब्राहिम लोदी जो दौलत खां बुलाता है, और फिर यहाँ पे जो राणा सांगा रहता है ये बोलता है ठीक है तुम आओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम दिल्ली वाले इलाकों पे शासन करना, और फिर मैं अपना इधर मेवाड़ वाले इलाकों में शासन करूंगा। लेकिन फिर ये हो नहीं पाता, राणा सांगा नहीं सपोर्ट करता है। इसी का फिर देखें वो बोलता है कि अब इससे युद्ध लड़ेंगे, तो वो तो नहीं रहता है कारण समझिए कि अब यहाँ से अगर गुजरात वाले इलाकों में पास करना है, और गुजरात से ही सभी देखेंगे इंपॉर्टेंट पोर्ट था, वहीं से आप व्यापार कर सकते हैं, तो राजपूतों को बीच में हारना तो पड़ेगा ही। तो इसी वजह से युद्ध होता है, और युद्ध में मतलब ना बोला जाता है कि ये सपोर्ट नहीं करते हैं, और फिर युद्ध में हार हो जाती है यहाँ पे। और फिर कंटिन्यू युद्ध तो चलेगा ही मुगलों से समझिए। अकबर बाद में जाके देखेंगे कि राजपूत पॉलिसी उसकी अलग थी, तो वो एक अलग वीडियो में ही हम देखेंगे राजपूत पॉलिसी अकबर का। फिर अगला जो युद्ध आप देखेंगे तो चंदेरी का युद्ध होता है। चंदेरी का युद्ध जो मेदिनी राय रहता है, तो ये मेदिनी राय जैसे राणा सांगा से खानवा का युद्ध होता है, तो मेदिनी राय सपोर्ट दिए थे यहाँ पे राणा सांगा को, तो यही बहाना लेके फिर इनसे युद्ध करता है। और इस युद्ध में भी ये वीरता से लड़ते लड़ते युद्ध बैटल में मतलब समझिए कि मर जाते हैं, लेकिन फिर ये युद्ध करते रहते हैं, युद्ध करते करते फिर ये भी इसकी जीत होती है यहाँ पे। तो लगभग 3 युद्ध ये होती है, और चौथी युद्ध आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, अफगानों से लड़ता है। इब्राहिम लोदी का भाई रहता है, वो जाके बंगाल में देखेंगे अफगान जो रहते हैं ये कब्जा कर लेता है, और घाघरा का युद्ध फिर इससे युद्ध होगा और इसको हराता है वहाँ पे। फिर जाके देखते हैं यहाँ पे शांत होता है, जैसे शांत होता है तब तक देखेंगे 1530 में इसकी ही मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा नशे का प्रयोग ये लोग करते थे, ये और जो हुमायूं था दोनों बहुत बड़े नशेड़ी इसमें बोला जाता है। तो ये नशे के वजह से, और दूसरा ये भी कारण बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, कंटिन्यू युद्ध लड़ रहा था, युद्ध लड़ते लड़ते फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर ये सब चीज़ें बाबरनामा में आपको देखने को मिलेगी। और बाबरनामा में ये भी बाबर ने लिखा है कि मैं बहुत दुखी रहता हूँ, मुझे मतलब इतना साम्राज्य है, इतना चीज़ें हैं, लेकिन मतलब बहुत अकेला अपने आप को वहाँ पे बताया गया है, मैं अकेले बैठता हूँ, अकेले में रोता हूँ, ये सब कहानी। और बाबर बहुत समझिए वीर था, वीर सेनापति,
और वीर था, इसी वजह से ये जीतता भी है। और अफ़गानी यहाँ पर देखेंगे कि अफ़गानी बिल्कुल स्ट्रक्चर खो चुके थे यहाँ पे दिल्ली सल्तनत वाले, बिल्कुल वैक्यूम क्रिएट हो चुका था, तभी आके ये फिर जीत लेता है आराम से। और फिर यहाँ पे मुग़ल सत्ता स्थापित होती है और फिर बाबर बता के जाता है कि जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी हुमायूं को इसको बाँट देना है। और फिर हुमायूं जितनी भी प्रॉपर्टी होती है 4 भाइयों में अपने बाँट देता है। तो वो हम देखेंगे अपने मतलब कभी अगले वीडियो में हम देखेंगे इसको। और इसमें एक ये भी मुद्दा देखेंगे कि बाबरी जो मस्जिद बनाता है तो ये राम मंदिर को तोड़ के बनवाता है, जो कि बहुत मुद्दा गर्म रहता है। आप देखेंगे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद तो ये मुद्दा काफ़ी गर्म रहता है, आपको देखने को मिलेगा। और बाद में जब सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है तो अभी राम मंदिर बन रहा है, तो ये कारनामा किया रहता है। तो फिर इतनी कहानी रहती है और यहाँ पे मुग़ल सत्ता स्थापित होती है, जो कि देखेंगे बहुत सालों तक चलती है। लगभग मानिए कि वहाँ से स्थापित होके 1857 तक मान के चलिए इनका शासन रहता है। लेकिन जब औरंगजेब मरता है तो उसके बाद उतना पावर रहता नहीं है इन लोगों में, तो ये होता है। उसके बाद देखेंगे इंडियन मतलब बहुत ग्रोथ करते हैं। अब मुस्लिम समझिए कि जो इसमें बोला जाता है, तो मुग़ल कमाते हैं तो ये पूरी तरह से देश में ही रहता है, हर एक चीज़ें यहीं पे रहता है। लेकिन जैसे अंग्रेज आएंगे तो सारा यहाँ का संपत्ति देखेंगे कि चला जाएगा और फिर इंडिया पूरी तरह से गरीबी के अंदर चला जाता है। तो ये पूरा टॉपिक रहता है और आगे धीरे धीरे मैं आपको एक एक राजा के भी बारे में, उनके जीवनी के बारे में बताऊंगा। ओके गाइस, थैंक यू।